जय हिंद। पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोयल इंस्टीट्यूट पर स्वागत। मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच क्लास 9, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड हिंदी व्याकरण का लेक्चर लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम हिंदी व्याकरण ग्रामर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो लेक्चर है इसको देखें, समझें। ये 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम हिंदी जो है हमारी भाषा है और जो है लैंग्वेज है। इस भाषा की उत्पत्ति कहीं ना कहीं संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है ना। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब भाषा होती क्या है? जो वाणी हमारे वर्णों से व्यक्त होती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों में से जो हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है उसे हम भाषा कह सकते हैं। अब बोलते तो संसार में सभी प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बंदर अपने अपने समुदायों में, अपने अपने ग्रुप्स में किसी न किसी प्रकार की भाषा या बोली का प्रयोग करता है, लेकिन उनके मुख से जो ध्वनि निकलती है उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। इस कारण से उसको हम भाषा की संज्ञा या परिभाषा नहीं दे सकते। लेकिन मनुष्य के मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, विश्व के हृदय तंत्र की झकार है भाषा। ये जो है लता मंगेशकर के द्वारा दी गई परिभाषा है भाषा को। इसके बाद महर्षि पतंजलि है। पतंजलि ने बताया जो वाणी वर्णों के द्वारा व्यक्त होती है, वर्णों के सहयोग से हम बोलते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग शिक्षाविदों ने परिभाषित किया है भाषा को। अब भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के प्रकार क्या है? तो जो भाषा है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है, सबसे फर्स्ट में अगर देखा जाए तो मातृभाषा, सेकंड में अगर देखें तो राजभाषा, थर्ड में अगर देखें तो राष्ट्रभाषा। देखिए, मातृभाषा मदर टंग होता है ना। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। अब देखें, जो मातृभाषा होती है ये कहीं ना कहीं बच्चा अपनी माँ के द्वारा सीखता है। ठीक है, सीधा सा इसका संपर्क होता है माँ से। मतलब ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा जो बच्चा अपने परिवेश के द्वारा, अपने आसपास के वातावरण के द्वारा और साथ ही साथ अपने घर के जितने सदस्य होते हैं, है ना, अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा और माँ के द्वारा जो भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा की संज्ञा दे सकते हैं। और हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसके बाद आती है राजभाषा। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध होता है कार्यालयों से, सरकारी विभागों से। जो दफ्तरों में बोली जाती है, कार्यालयों में बोली जाती है, जो शासकीय कार्यों में उपयोग में आती है उसे राजभाषा कहते हैं। और हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। इसके बाद आती है नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब ऐसी भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, हमारी मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये सभी क्या है? हिंदी है। ठीक है, अब देखिए ये भाषा की उत्पत्ति कहीं ना कहीं पहले बोली से हुई होगी, है ना। तो बोली क्या होती है? और बोली से ही भाषा का जन्म होता है। ठीक है, अब बोली किसी एक छोटे से कस्बे, छोटे से परिवेश में बोली जाती है कुछ लोगों के द्वारा, और जब उसका ही दायरा कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है तो वो एक भाषा का रूप धारण कर लेता है। तो बोली के विकसित रूप को, बोली के विशाल रूप को, बोली के बड़े रूप को कहीं ना कहीं भाषा की परिभाषा दी जाती है, उसे भाषा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख जो बोलियां है वो काफी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना आया हुआ है कई वर्षों से। तो मध्य प्रदेश की जो 4 प्रमुख बोलियां हैं, एमपी की मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, वो है बुंदेली, बघेली, मालवी और निमाड़ी। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। इनके क्षेत्र भी हैं, है ना। जैसे मालवी बोली हमारे मध्य प्रदेश के देवास, शाजापुर, इंदौर में बोली जाती है। इसी प्रकार क्षेत्र भी पेपरों में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इस भाषा के अगले स्टेप में। व्याकरण का जो अगला भाग है वो हमारा क्या है? काव्य से संबंधित है ना। अब काव्य के बारे में देखें तो जो काव्य होता है, काव्य होता क्या है? तो काव्य का जो सीधा सा मतलब अगर हम देखें तो काव्य मतलब होता है कविता। और आपने देखा कविता को लय, ताल, तुक, शब्द योजना, समावेश, है ना,
कहीं ना कहीं आनंद के साथ पढ़ा जाता है, जिसका वाचन किया जाता है और वाचन करने के बाद आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो, उसको पढ़ने में आपकी जो है और रुचि बढ़े, आपका इंटरेस्ट हो कि हम आगे और उसको पढ़ें, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं आनंद छुपा होता है, उसे काव्य कह सकते हैं। सामान्य परिभाषा के आधार पर यह देखा जाता है। लेकिन जो काव्य होता है, इस काव्य का मतलब कविता होता है, लेकिन अलग अलग आचार्यों के माध्यम से, शिक्षाविदों के माध्यम से इसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि जो उक्ति, जो भी पंक्ति, जो भी लाइन, जो भी अनुच्छेद जिसको आप पढ़ो और आपको पढ़ने पर आपके हृदय में कोई भाव जागृत उत्पन्न करे, वो पंक्ति है ना, उसका काम स्टार्ट कर दे, वो आपके मन में कोई विचार, कोई अच्छे विचार है ना, किसी व्यक्ति के प्रति विचार, किसी के प्रति धारणा है ना, इस प्रकार के जब आपके हृदय में कोई विचार उत्पन्न हो जाए और तथ्य भावना को मार्मिक भावना में लीन कर दे, तो उसे कविता कहते हैं। तो डेफिनेशन बताइए, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या तथ्य भावना को मार्मिक भावना में लीन कर दे, उसे कहीं ना कहीं कविता कहते हैं। ठीक है, अब कविता काव्य से रिलेटेड है और जो काव्य हो उसमें कहीं ना कहीं आनंद होना जरूरी है और आनंद का सीधा संबंध होता है रस से। तो काव्य जो हो उसमें रस इंपॉर्टेंट है और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जहां रस नहीं होता है वहां काव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वो नीरस माना जाएगा, निर्जीव माना जाएगा। अब काव्य के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है, इस शैली और भाषा की दृष्टि से अलग अलग प्रकारों से डिफाइन किया गया इसको भी। फर्स्ट जो होता है वो होता है दृश्य काव्य, या इसको श्रव्य काव्य बोल सकते हैं, श्रव्य काव्य, और सेकंड जो है दृश्य काव्य है। अब दृश्य और श्रव्य क्या होता है, तो सीधा सा अगर इसका अर्थ देखें, श्रव्य मतलब सुनने वाला या जिसको हम सुने और सुनकर जो रसास्वादन किया जाए, ऐसा काव्य जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी पाठक, श्रोता, दर्शक जो उसको बोल सकते हैं, जो केवल सुनकर आनंद लेता है किसी काव्य का, किसी पंक्तियों का, तो उसको श्रव्य काव्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम क्या करते थे, बचपन में दादी से केवल कहानी सुनते थे, है ना, काल्पनिक रूप से उसको महसूस कर सकते थे कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ठीक है, जो भी है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं माना जाता था। तो जो कहानी है वो कहीं ना कहीं श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती है। अब दृश्य काव्य मतलब क्या, दृश्य मतलब देखने वाला। मान लो किसी झांकी को आप देखते हो तो देखकर आनंद लेते हो, किसी नाटक को आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं देखना इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, तो ऐसा काव्य जिसको देखा जाए और देखकर रसास्वादन किया जाए, उसको दृश्य काव्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन यहाँ पर नाटक का, है ना, और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए नाटक सम्राट कौन है हिंदी साहित्य में। तो हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ अगर नाटक जिन्होंने तैयार किए है और सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय नाटक जिनकी प्रचलित हुई है तो वह जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी एक प्रकार से छायावाद के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। साथ में इन्होंने नाटकों का जो निर्माण किया, इनकी नाटक ज्यादा लोगों के हृदय में गहरी छाप बना पाई, इसीलिए इनको नाटक सम्राट भी कहा जाता है, इनको कहानीकार भी कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है। ठीक है, ये भी काफी समय से ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं क्वेश्चन। इसके बाद देखें हम कहानी। अब कहानी सम्राट भी यही है ना। अब अलग अलग आचार्यों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया। शैली की दृष्टि से हम देखें तो बड़े रूप में अगर देखें, जो लगातार क्वेश्चन अगर बनता है तो इसका प्रबंध काव्य होता है, प्रबंध काव्य, और एक होता है बंध काव्य, और एक होता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य मतलब काव्य के दो प्रकार होते हैं, लेकिन प्रबंध काव्य जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिससे दो जो है भाग है वो काफी समय से आते रहते हैं। एक महाकाव्य होता है खंड काव्य। देखो दोनों में क्या होता है, दोनों में किसी व्यक्ति विशेष को चुना जाता है और किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में जो संपूर्ण काल में जो घटना हुई है उनके साथ, किसी व्यक्ति विशेष को चुनकर बस उन्हीं घटनाओं पर प्रकाशित या उनको ही प्रकाशित किया जाता है, उन पर प्रकाश डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल करते हैं भगवान श्री राम के जीवन में जन्म से लेकर तो अनंत तक जो भी घटनाएं हुई है ना, कब उन्होंने विद्या प्राप्त करी, कब धनुर्विद्या प्राप्त की, 14 वर्ष के वनवास में क्या क्या उनके साथ हुआ, इन प्रकार की जब शैलियों के साथ, भाषाओं के साथ संवाद किया जाता है पूरी स्टोरी का, तो कहीं ना कहीं वो महाकाव्य में हो जाता है। क्योंकि वो 1-2 दिन का कोई चैप्टर नहीं होता है जिसको हम आसानी से कर पाए, काफी समय लगता है। क्योंकि रामचरितमानस को संपूर्ण अगर काव्य खंड को हम पढ़े तो समय लगता है। ऐसा काव्य जिसमें किसी लोकनायक के संपूर्ण जीवन, संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाता है, संपूर्ण जीवन की झांकी को प्रस्तुत किया जाता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। और ये काव्य जो होता है, जब इसके पूरे जीवन का वर्णन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, इसमें अंक अनेक होते हैं। ठीक है, इसका जो है
पात्र जो होगा वो कहीं ना कहीं उसके जीवन दर्शन की पूरी झांकी को प्रस्तुत करना होगा, तो इसका समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और ऐसा काव्य जिसमें किसी लोक नायक के जीवन में संपूर्ण घटना हुई, बहुत सारी घटना हुई उसके जीवन में, लेकिन उन घटनाओं में से किसी एक दो पक्षों को रखा जाता है, एक दो खंडों को रखा जाता है, अर्थात उसके जीवन के बारे में खंडन चित्रण किया जाता है, उसको खंड काव्य कहते हैं।